हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटेंसिव लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है ना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बल्कि उसके आंसर के साथ बाकी अदर ऑप्शंस इसमें आंसर में क्यों नहीं हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें हम आपके लिए बता दें कि हम यहाँ इस एक वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक्चुअल में वो उसके 3 या 4 गुना क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि हम बाकी अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा सीधा हम टॉपिक की तरफ आते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज़ में। हिंदी इंग्लिश और दोनों में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। किसी किसी में सिर्फ एग्जैक्टली हिंदी में है और किसी किसी में इंग्लिश में है, वो हम बाय टू बाय ट्रांसलेट करते रहेंगे एंड टू एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डू नॉट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर इज रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियो, रिड्यूस जेंडर बाइस, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसी और इशारा करता है। तो अब देखते हैं इसके आंसर की तरफ, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को दर्शाता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को चुनौती देता है। क्या ये स्टेटमेंट चुनौती देने वाला है? नहीं, ये स्टेटमेंट चुनौती देने वाला नहीं है। रिड्यूस जेंडर बाइस, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। क्या ये बात आपको भेदभाव को कम करने वाली लग रही है? नहीं, बिल्कुल कम करने वाली नहीं है। एंड देन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की तो कहीं बात ही नहीं। इक्वालिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर दो लोग, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, मेल और फीमेल के इक्वल करने की बात हो। तो इन शॉर्ट इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये किसी और की इशारा कर रहा है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेस क्लासरूम। इसका हिंदी बताते हैं कि एक प्रगतिशील शिक्षा की जैसी बात आती है तो हम यहाँ पर हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? प्रगतिशील, राइट, प्रगतिशील। इट मीन्स क्या कहने की कोशिश की जा रही है? जहाँ पर बच्चे को चाइल्ड सेंटर बनाने की बात हो। तो जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं अब, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम। टीचर को क्या करना चाहिए? एक फिक्स करिकुलम को फॉलो करना चाहिए। क्या फिक्स करिकुलम करने की बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? नो। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। कि जो जोर होना चाहिए वो कंपटीशन की तरफ होना चाहिए। कभी थोड़ा पॉजिटिव सा मान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ वर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए हमारा, यानी कि अवसर देने के बारे में बात कर रहा है, तो अवसर देना हमारे लिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। फिलहाल हमारे लिए ऑप्शन ये वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी आगे हम फोर्थ वाले के बारे में बात कर लेते हैं, क्या पता फोर्थ वाला ठीक हो। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड, जहाँ भी लेबल करने की बात हो, जहाँ भी किस बारे में बात हो? लेबल करने के बारे में बात हो, वहाँ हमें क्या करना है? स्टूडेंट से लेबलिंग नहीं करवानी है, लेबल नहीं करवाना है उसको, स्टूडेंट्स को, राइट। तो लेबलिंग वाले इस ऑप्शन को काट देना है। तो इट मीन्स इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बेस्ट है। अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में बात कर रहा है। अब जब बात की है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? कि वो बच्चे के लिए चाइल्ड सेंटर्ड, जिसको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करते हैं, कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दे और क्रिएटिव अप्रोच को बढ़ाने वाला हो। क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, और डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। अब सारी चिंतन के बारे में बात करें, डाइवर्जेंट, ठीक है, अब सारी चिंतन को बढ़ावा देता हो। यानी कि ऐसा एक क्लासरूम इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जहाँ पर बच्चे को पूरे फ्रीडम हो अपनी बात को कहने और सुनने के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड After observing that students are struggling to proceed further on an
ongoing activity, a teacher decided to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will call. आप स्टेटमेंट से समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको हम। कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, अध्यापिका की योजना किस ओर इशारा कर रही है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका डिमोटिवेट करने के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ कहीं भी बच्चों को क्या करने के बारे में बात हो, डिमोटिवेट मीन्स अनुप्रेरित या निष्प्रेरित, मीन्स जहाँ भी बच्चों को क्या करने की बात की जा रही है, डीमोटिवेट। तो क्या हम बच्चों को डीमोटिवेट करने के बारे में बात करते हैं? नहीं, डीमोटिवेट करने के बारे में बात नहीं करते। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उसके बाद में है ऑप्शन सेकंड, एक्ट एज स्केप फोल्डिंग फॉर लर्निंग। बच्चों को क्या किया जाए, स्केप फोल्डिंग दी जाए। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है उनको एक टेम्पररी सपोर्ट दी जाए। तो यस, वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं, बच्चों को क्या की जाए, एक टेम्पररी सपोर्ट दी जाए। अब आप एक बात बता दीजिए कि इसमें जब टेम्पररी सपोर्ट देने के बारे में बात की है, स्केप फोल्डिंग जो वर्ड का यूज़ हुआ है, ये सबसे पहले किसने किया था, राइट। तो सबसे पहले जो है स्केप फोल्डिंग के बारे में किसने बात की है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब हम। स्केप फोल्डिंग के बारे में सबसे पहले बात की है ब्रूनर ने। स्केप फोल्डिंग जो सबसे पहले कहा है वो किसने कहा है, ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, जिसको बोल देते हैं हम लोग जेरोम ब्रूनर, हिंदी में भी यही नाम है, ब्रूनर, राइट। ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में कहा है कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, स्केप फोल्डिंग देनी चाहिए। इट मीन्स सबसे पहले स्केप फोल्डिंग शब्द का या वर्ड का यूज़ करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले किसने कहा है, जेरोम ब्रूनर ने कहा है। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही वाला ढूंढना है और इसके अंदर जो गलत होगा उसको ऑब्वियसली बात है वो हमारा, तो नेगेटिव वर्ड्स छाट लेने हैं आपने। कह रहा है स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। देखिए, अब सोशलाइजेशन के बारे में एक बात बता दें आपको कि सोशलाइजेशन जो है वो सोशलाइजेशन बेसिकली किस बारे में बात करता है, सोशलाइजेशन बात करता है कि जहाँ पर सोशलाइजेशन समाजीकरण, मतलब कि समाजीकरण 2 तरीके का होता है, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय या गौण, जिसको बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला कौन सा होता है, प्राइमरी वाला वो होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं फैमिली की, परिवार, ये हमारा क्या है, प्राइमरी है। इसके अलावा फैमिली के अलावा जो कुछ भी ऑप्शन में होगा, यानी कि जो कुछ भी चीज़ है सोशलाइजेशन के लिए, वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे सेकेंडरी में चले जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट बात कर रहा था हमारे बारे में क्या, कि फैमिली स्कूल इज़ अ सेकेंडरी एंड सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक, यस, गौण या द्वितीयक जिसको बोल देते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन ठीक है, तो बाकी ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर भी हम एक बार जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बात कर रहा है कि स्कूल इज़ अ प्राइमरी, नो, अभी बताया कि हमें स्कूल जो है वो हमारा क्या नहीं है, प्राइमरी नहीं है, स्कूल प्राइमरी नहीं है। विद्यालय क्या है भाई, प्राथमिक समाजीकरण के बारे में बात करा, तो फिर विद्यालय प्राथमिक नहीं है, राइट, इसके बारे में तो ये गलत हो जाएगा हमारा। देन PRR प्राइमरी, अभी बताया था कि प्राथमिक में सिर्फ फैमिली आते हैं, तो यहाँ पर इसने कहा है कि भाई जो पीयर्स हैं हमारे, जो पीयर ग्रुप हैं वो हमारे क्या हैं, वो पीयर ग्रुप जो है हमारे वो प्राइमरी हैं, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, राइट, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो सेकंड भी गलत था। एंड देन थर्ड, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, दोनों ही क्या बना दिए हैं इसने, सेकेंडरी बता दिए। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, कि परिवार एवं संचार दोनों क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो परिवार एवं संचार दोनों कैसे होते हैं, द्वितीयक
कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परिवार जो है वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी में आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज दैट। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत, और बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। क्या? गार्डनर। और जैसे ही हम गार्डनर का नाम सुनते हैं आपको याद आता है कि इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा बात की है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो होती है वो 7 टाइप की होती है। फिर उसके बाद बताया कि इंटेलिजेंस जो होती है वो 8 टाइप की होती है। और फिर अभी लेटेस्ट जो चल रही है वो इंटेलिजेंस चल रही है वो 9 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की इन्होंने। लेकिन अभी जो है वो ये कौन कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस होती है और क्या क्या होती है इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि इसको आप याद करने का शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट तरीका जो है वो ये है, किल मीन्स, KILLMINS, किल मीन्स। अब किल मीन्स को हम कैसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं? K फॉर काइनेस्थेटिक, जिसको हम गतिक बोलते हैं। ठीक है, K फॉर काइनेस्थेटिक। I फॉर इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल, तो हमने लिख लिया इंटरपर्सनल, राइट, इंटरपर्सनल यानी कि अंतरवैयक्तिक, राइट। एंड देन L फॉर लैंग्वेज, यानी कि जिसको लिंग्विस्टिक बोल देते हैं हम लोग, वो लोग जो लैंग्वेज से ज़्यादा डील करते हैं, है ना, भाषाई, जो लैंग्वेज से ज़्यादा डील करते हैं, लाइक पोएट और ऑथर, लेखक, कवि, और जो स्पोक्स पर्सन होते हैं किसी पार्टी के, या वो जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारा लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगे। एंड L फॉर लॉजिक, और जहाँ भी बात लॉजिक की होती है वहाँ आपको याद होगा लॉजिक विद मैथमेटिक्स, यानी कि जो लोग मैथमेटिक्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं, गणित के साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो गणित वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैथमेटिशियंस हो गए, रामानुजन का नाम सुना होगा आपने, मैथमेटिशियन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, या और भी कोई जो यानी कि मैथमेटिशियन, रिसर्च साइंटिस्ट, ये जो लोग होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। अब देन आगे बढ़ते हैं फिर हम। उसके बाद है मीन्स के बारे में बात कर रहे थे हम। मीन्स M फॉर म्यूज़िक, कि भाई हमारे अंदर जो होती है एक म्यूज़िक इंटेलिजेंस भी होती है। एंड देन I, अब पहली बार में हमने इंटरपर्सनल करा था, तो यहाँ पर क्या होगा? इंट्रापर्सनल होगा, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब वो लोग जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा पता लगाते हैं। अंतरावैयक्तिक बोलते हैं इसको हम लोग, अंतरावैयक्तिक, राइट। एंड देन उसके बाद में N फॉर नेचुरलिस्टिक, जिसको बोल देते हैं हम लोग नेचुरल, यानी कि वो लोग जो नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं, बर्ड लवर जिसको बोल देते हैं, नेचर लवर बोल देते हैं। गार्डनर हो गए, माली हो गए, पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले हो गए, बर्ड सेंचुरीज को चलाने वाले हो गए, ठीक है, वो लोग। एस फॉर स्पाशियल, स्थानिक जिसको बोल देते हैं, स्पाशियल, स्थानिक, यानी कि कौन लोग? ये वो लोग हैं जो लोग खाली स्पेस को भरने का काम करते हैं। खाली स्पेस को भरने का काम करते हैं मतलब ये लोग ये मानते हैं कि भाई जो है वो जैसे फोटोग्राफर हो गए, खाली फ़ोटो होता है ना, फ़ोटो के अंदर जो कौन सी कहाँ पे एडिट करके कहाँ लगाना है, क्या फ़ोटो लगाना है, इस तरीके से जो बात करते हैं, ये हमारे कौन लोग हैं? ये हमारे लोग हैं फोटोग्राफ़र। या आपने देखा होगा पायलट, कि कौन से जो है वो रडार के किस हिस्से में हमें कहाँ कहाँ चलना है, कैसे कैसे चलना है, ये उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारे वो लोग होते हैं राइडर, बाइक वाइक चलाने वाले या ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, ये भी इसी के अंदर आते हैं। या आर्किटेक्चर, उनको खाली जगह में भी बता देंगे कि यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ वो रहेगा, तो खाली जगह को क्या करने का काम कर रहे हो? भरने का काम करें, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि किल मीन्स बेसिकली शॉर्ट में क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ, राइट। तो पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट IQ कैन बी मेजर्ड ओनली, जहाँ भी वर्ड ओनली दिखाई दे जाए आपको, राइट, जहाँ भी वर्ड ओनली दिखाई दे जाए, तो ओनली का मतलब होता है कि वो नेगेटिव है, उसको हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है। इंटेलिजेंस इज़ वन डोमेन इन श्योर्स,
कि इंटेलिजेंस जो है वो एक डोमेन को इंश्योर करती है। कि भाई ये बात तो कौन कह रहा था, वन डोमेन वाली बात है, तो एल्फ्रेड बिने कहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना यूनिफैक्टर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल, यही तो बात करते हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, कि हमारे अंदर जो है वो बहुत टाइप की जो है वो इंटेलिजेंस होती हैं। एंड देन फोर्थ वन इज देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करते, बिल्कुल यार पूरी थ्योरी इसी पर बेस्ड है ये, तो तभी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इट मीन्स हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। कि वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण की ओर दिखा रहा था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, जहाँ पर बच्चा किस बारे में बात करता है कि उसको समाज के सामने क्या बनना है, अच्छा बनना है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, याद आ रहा है, गुड गर्ल गुड बॉय नाइस गर्ल, क्योंकि जो कोलबर्ग ने जो यूज़ किया है वो नाइस गर्ल यूज़ किया है, ना कि गुड गर्ल यूज़ किया। वो बात अलग है, हम लोग बोल देते हैं इसी तरीके से। अब ये पूछ रहा है कि ये वाली जो स्टेज है ना, ये वाली जो स्टेज है गुड बॉय नाइस गर्ल वाली जो ओरिएंटेशन है, ये कौन सी स्टेज में आता है। तो कौन सी स्टेज में आता है इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा हम, कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आपको याद होगा कि यहाँ पर बच्चा जो है वो दो तरह की बातें करता है। एक जो बात करता है कि भाई हमारे जो है ना वो रूल्स अटल हैं और फैमिली की तरफ से हमें इम्पोज होते हैं, यानी कि यहाँ जो है वो हमेशा बच्चा क्या रहता है, पनिशमेंट ओबीडियंस होता है, राइट, याद आ रहा है। एंड यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सचेंज होता है, टिट फॉर टैट वाला है, याद होगा थोड़ा थोड़ा, टिट टैट, कि भाई मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूँगा। ये तो प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गई, राइट। अब आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज इसमें क्या होता है, इसमें होता है गुड बॉय नाइस गर्ल, याद आया, गुड बॉय नाइस गर्ल, तो इसके अंदर होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रथागत, ये प्रथागत ये थोड़ा सा अलग सा लिख रखा है, लेकिन परंपरागत होता है वैसे तो, लेकिन और जो ट्रांसलेशन है वो ठीक है, गूगल ट्रांसलेट है ये। तो पोस्ट कन्वेंशनल इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं कि भाई सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, अपना बच्चा जो है वो नियम बनाने के बारे में बात करने लगता है, राइट। तो इनडायरेक्टली हमारा जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा गुड बॉय नाइस गर्ल वाला, वो हमें ऑलरेडी आंसर में मिल चुका है। कौन सा वाला, कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम क्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किस पर, कल्चरल टूल्स पर जोर देता है। क्या ये उस बारे में बात करते हैं, हाँ जी बिल्कुल बात तो करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर, ठीक है। एट्रीब्यूशन, गुणारोपण का मतलब ये है कि जो गुण हैं बच्चों के ऊपर थोप दिए जाते हैं, क्या इस तरह की कोई बात करते हैं, नो। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन जैसे ही आप सुनेंगे तो इसके बारे में दो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक जीएस हल और दूसरा, एक हल के नाम से सुना होगा आपने, और दूसरा स्किनर, राइट, स्किनर। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो कट गया। इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन की अवस्था, और संतुलन की अवस्था के बारे में कौन बात करते हैं, हमें जैसे ही संतुलन या इक्विलिब्रियम याद आता है तो हमें नाम याद आता है पियाजे। क्या, पियाजे जो है वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो हमारा आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आंसर होगा हमारा कल्चरल टूल्स, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, In his theory of cognitive development, जीन पियाजे explain cognitive structure in terms of, कि अपनी थियोरी में जीन पियाजे ने जो हमारा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का जो इस संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक यानी कि जो हमारी मानसिक स्ट्रक्चर है उसको किस नाम से संबोधित किया है।
साइकोलॉजिकल टूल्स कहा है उसको, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बात कही है, क्योंकि साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस है ऐसा कुछ हो सकता है मे बी। चलिए फिलहाल इसको रोक कर सकते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में कौन बात करते हैं? जहाँ भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं वहाँ हमें नाम याद आता है पैवलोव। क्या नाम याद आता है? पैवलोव। पैवलोव की आपने याद सुना होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, राइट। उन्होंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग दी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बिहेवियरिज्म के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम ऑप्शन नंबर 3 पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप बहुत आसानी में ZPD के नाम से जानते हैं। इसको फिल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्केप फोल्डिंग की। स्केप फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं हम, राइट, स्केप फोल्डिंग। और जैसे ही हमने स्केप फोल्डिंग के बारे में बात की है तो हमें सबसे पहले नाम क्या याद आता है? जेरोम ब्रूनर, क्योंकि ब्रूनर ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले स्केप फोल्डिंग के बारे में बात की है। नाउ लास्ट वन इज स्कीम्स या स्कीमाज। तो नो डाउट कि स्कीम या स्कीमा जो है वो हमारे ऑप्शन का क्या होगा? आंसर होगा। अब इसमें जो है वो स्कीमाज बोल दिया है या स्कीम्स बोल दिया है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्कीम्स, एक होता है हमारा स्कीम्स। स्कीम्स और एक होते हैं हमारे स्कीमा। आपने कई बार सुना होगा। स्कीम बेसिकली क्या है? स्कीम्स है सिंगल इंफॉर्मेशन, एक सूचना, ठीक है, एक सूचना जो, और स्कीमा क्या है? सूचनाओं का भंडार। हमारे पास जो बहुत सारी सूचनाएं हैं ना, सूचनाओं का क्या है? ये भंडार है, भंडार, सूचनाओं का भंडार है। मतलब हम बेसिकली क्या होता है, प्याजे ने बताया कि हमारे दिमाग में ना बहुत सारी सूचनाएं भरी पड़ी होती हैं, जिसको हमने नाम दे दिया स्कीमास का। इसमें से हमें जिस भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन का, एक इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका नाम दिया उन्होंने स्कीम्स। तो इन शॉर्ट कि जो अब हमारा आंसर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्कीम्स, राइट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है जीन प्याजे का, और आगे भी दिया भी हुआ है जीन प्याजे। क्या कहा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जीन प्याजे। जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड, क्या बता रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। जीन प्याजे ने जिसके बारे में बात की है, तो सबसे पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन आ जाता है बच्चे के अंदर। कह रहा है अमूर्त, क्या बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है? प्री कन्वेंशनल, अच्छा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है बच्चे का कितना है? 2 to 7 ईयर्स। कितना है? 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 2 से लेकर के 7 साल। तो 2 से साल लेकर के 7 साल का बच्चा क्या अमूर्त चिंतन कर सकता है? थोड़ा आप भी समझते हैं ये बिल्कुल गलत बात लग रही है, ठीक है जी। आगे आते हैं नेक्स्ट, सेंट्रेशन इन थॉट्स, कि भाई आप जो भी चीज़ सोचता है ना उसके दिमाग में उसका सेंट्रेशन रहेगा। सेंट्रेशन समझ रहे हैं? सेंट्रेशन का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो किसी एक ही फीचर पर जो है वो क्या करता है? फोकस करता है। सिर्फ एक ही फीचर पर क्या करेगा बच्चा? फोकस कर पाएगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल, शायद ये आंसर हो जाए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल, क्या कहा? हाइपोथेटिकल, कि बच्चा जो है हाइपोथेटिकल हो जाता है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक बात करेगा, काल्पनिक मतलब अमूर्त चिंतन के जैसा है। बस हाइपोथेटिकल में फ़र्क इतना है कि हम यहाँ किसी डेटा किसी सिचुएशन के आधार पर हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि सोचते हैं, और जबकि जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी बिल्कुल अलग ही होती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, कि बच्चा जो है वो इस स्टेज के अंदर जो है वो कंजर्वेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा उसके अंदर? सीरिएशन आ जाएगा। सीरिएशन वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सीरिएशन आता है बच्चे के अंदर, ये आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। कौन से वाले में? कॉन्क्रीट, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं। तो ये वहाँ डेवलप होता है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो नो डाउट कौन सा होगा? केंद्रीकरण की अवस्था होगी, कि बच्चा जो है वो केंद्रीकरण की अवस्था में जी रहा होता है। केंद्रीकरण समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पर बच्चे का केवल किसी एक ही फीचर को समझ सकता है। ऐसे समझिए कि बच्चे को एक पेन दिखाया, या आपने बच्चे को एक पेन दिखाया, तो बच्चा क्या कहेगा उसको? पेन। लेकिन उसके अलग फीचर्स क्या हो सकते हैं? कि वो प्लास्टिक का है, ब्लू कलर का है,
या उसका कैप जो है वो ब्लू है, तो बच्चे को ना ब्लू नज़र आ रहा है ना उसकी प्लास्टिक नज़र आ रही है, बल्कि क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पेन नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रेशन इन थॉट्स, इट मीन्स विचारों का केंद्रीकरण, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आगे की तरफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात करना है। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर और फॉर एवरीवन। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। एक बात बताइए, जो ग्रोथ जो डेवलपमेंट आपका हुआ है, क्या वो आपके भाई का भी ऐसा ही हुआ है, आपकी सिस्टर का भी वैसा ही हुआ है, मतलब उसकी रेट, क्या आपकी लंबाई जितनी बड़ी थी 10 साल की उम्र में जब आप थे, क्या आज 10 साल की उम्र में आपकी सिस्टर की आपके भाई की भी हाइट उतनी है? नहीं। तो इसका मतलब जो है वो विकास की दर क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ठीक है। हमें गलत वाला ढूंढना है ना, कौन सा सही वाला ढूंढना है, सॉरी सही वाला ढूंढना है। तो कौन सा सही है, तो ये इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया गलत। डेवलपमेंट फोकस अकर्स ओनली, जहाँ भी वर्ड आ जाए ना ओनली, तो ये रख लीजिएगा, ये अपने आप में नेगेटिव शब्द है। केवल जहाँ आ जाए, तो केवल जैसे ही वर्ड देखें उसको फौरन ऑप्शन को क्या कर दें, आप काट दें। डेवलपमेंट अकर्स ओनली, ये भी ओनली आ गया, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, तेजी से पहले काट दीजिए। बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस, डेवलपमेंट इज वॉट, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। तो होप कि आपको जो है विकास के नियम आपने पढ़े होंगे। बहुत सारे नियम थे विकास के नियम की। विकास जो है वो हमेशा कुंठलित होता है, सप्रिल होता है, स्पाइरल होता है, और विकास जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। विकास जो है वो क्या कहता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरीके से ना, जबकि ग्रोथ जो है वो एक जगह रुक जाती है। विकास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, कि आपको बताना है जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सबसे पहले सेंसरी आता है बच्चे के अंदर, नो डाउट, पहले बच्चे के अंदर सेंसरी यानी कि संवेदी प्रेरक होंगे, फिर मूर्त, बिल्कुल ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अभी आगे के ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले भाई कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, बिल्कुल ही गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट। कॉन्क्रीट आएगा भाई, पहले बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट आएगा, नहीं। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंसरी होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चिंतन के बारे में बात कर रहा है कि अमूर्त चिंतन है, नहीं, ये भी गलत हो गया। इट मीन्स जो हमारा आंसर हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, हमारा आंसर जो बना वो बना आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अ हिंडरेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, प्रक्रिया के अधिगम की बाधा के रूप में। क्या हम जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को बाधा के रूप में देखने की बात करते हैं, नो, बल्कि हम तो कहते हैं कि भाई डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट लोग जो एक क्लास में जो डाइवर्सिटी को बताएं उस तरह को देखना चाहिए। तो यानी कि ये बाधा के बारे में तो बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया गलत, ठीक है। सेकंड, अ फेलियर, एक फेलियर के तौर पर देखना चाहिए। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में देखना चाहिए, नहीं, असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको एक एडवांटेज के तौर पर की बात कही है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, जब भी क्राइटेरिया बनाने के बारे में बात आए तो वो अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। योग्यता आधारित समूह बनाने का सोचना या बताना, जो ये भी गलत है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन के लिए प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही जवाब है ये, कि जब टीचर को ये इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली आंसर हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अब हम, एक सेकेंड, सॉरी 12 हो गया था, 13 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव
क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होती है बेसिकली, इसके बारे में बात कर रहे हैं। समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को पढ़ने की आज़ादी होती है, यानी कि सभी प्रकार के स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है। अब सभी प्रकार के मतलब चाहे लड़की हो लड़का हो, मंदबुद्धि हो या नहीं हो, या कोई फिजिकली डिसेबल्ड या नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिसमें साथ पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो ऑप्शन इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, प्रदर्शन अभिमुख, ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में बात करिए, ठीक है, मे बी पॉसिबल, शायद ये आंसर हो सकता है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, देखेंगे इसको बाद में। अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, अविभेदी या समरूपी निर्देश, कि भाई जो है वो सबको समान तरीके से ट्रीट करना है, ये कहना चाह रहे हैं, मे बी पॉसिबल, शायद बात तो इसी तरह की करते हैं, समान लेकर आने की। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रीड एंड कास्ट, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को क्या करना, अलगाव यानी कि अलग करने के बारे में बात कर रहा है। तो भाई अलगाव के बारे में बात नहीं करते हैं, ये बात तो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। और ज़्यादा ऑप्शन ये मोस्ट पॉजिटिव ऑप्शन है बाकी सबके हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी की बात हो जाती है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, RTE के बारे में बात आई है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उन जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में बात करना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके इंग्लिश में है, रिटार्डेड स्टूडेंट, कि भाई रिटार्डेड स्टूडेंट के बारे में बात करता है, तो इस तरह की तो बात करने के लिए क्लियर ही मना किया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए गलत, ठीक है। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, विकलांग, इस शब्द को तो और दूर करने के बारे में बात की गई है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका मतलब, इसको भी हटाओ, ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। एंड देन स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी मे बी पॉसिबल, शायद ये हो सकता है। चलिए 4th वाले पे और देख लेते हैं। स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ये तो बल्कि और किसी तरह नेगेटिविज्म की ओर इशारा कर दे रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन से तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, इस तरह के ऑप्शन नहीं रहने। तो हमें वैसे तो एक्चुअली में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, जो एक्चुअल में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है आपका दिव्यांगजन, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस पर जाना पड़ेगा। और इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3, राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि नहीं के बारे में पूछा है, नॉट बहुत बड़ा मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहला है यूज़ मल्टीपल ऑडियो एड्स, कि भाई टीचर को जो है वो मल्टीपल एड्स का यूज़ करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, संज्ञानात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है, यही तो हमें पढ़ाया जाता है शुरू से लेकर एंड तक, कि चाइल्ड सेंटर्ड बात करें, बच्चों के हिसाब से बात करें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाएं, ठीक है। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, कोशिश करें कि व्यक्तिगत शिक्षा की योजना बनाई जाए, पॉसिबल है, ठीक है, ओके, इसी बारे में। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करें। भाई जटिल संरचनाओं के प्रयोग करने से क्या किया गया है, मना किया गया है, बल्कि क्या कहा गया है, जितना हो सके एग्जामिनेशन को क्या बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए, लचीला बनाया जाए। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? लो कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चे जो है कम परिज्ञानता या बोधगाम्य होते हैं, मतलब बहुत कम समझ पाते हैं चीज़ों को। ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी कि जो कम समझ पाए वो क्रिएटिव होंगे, जो समझ ही कम पा रहा है तो उसको बेचारे को वो क्रिएटिव कैसे हो सकता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग मे बी पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द चांसेस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होते हैं, क्या ऐसा कुछ है? बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, नहीं। और इंटेंसिवनेस, असतर्कता, बिल्कुल भी जो है ना जरा भी सतर्क नहीं होते अपने माहौल से, ये चीज़ है, ये तो बिल्कुल बेकार है, बल्कि एक्चुअल में उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो नो डाउट कौन सा आंसर हो गया हमारा इसके अंदर? बिल्कुल साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या है? अपसारी चिंतन क्या है? सृजनात्मकता का, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो फीचर है किसका? क्रिएटिविटी का। क्लियर है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और ये क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं ज़रा कि कहा है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, कि भाई आपकी क्लास में जो ना बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से मतलब जो है वो कोई अमीर है, गरीब है, ऊंची ना, हालांकि ऊंची नीची जात कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो समाज में चल रहा है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। इस तरह के बैकग्राउंड के लोग आए हैं, कोई अलग रीजन से आया है, अलग इलाके से आया है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? शुड के बारे में बात कीजिए, क्या करना चाहिए? अवॉइड कर देना चाहिए भाई, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड ऑफ टू डाइवर्सिटी, भाई इस मुद्दे पे बात ही ना करें। ये कह रहे हैं कि जो है वो हमें इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से, नहीं, ये इस बारे में बात करें तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए एक अध्यापक को तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है? ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, भाई एक उदाहरण सेट करे कि देखो मेरी क्लास कितनी डाइवर्स है और मैंने उसको कितनी तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करा है, उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। मे बी पॉसिबल, शायद हो सकता है। ठीक है, देखेंगे इसको भी। यूज़ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, नहीं, आप स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी की सोच अलग है, किसी का थिंकिंग लेवल अलग है, तो एक स्टैंडर्डाइज बेस्ट को मना किया गया। और जहाँ भी वर्ड स्टैंडर्डाइज आ जाए ना, वो अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के पहलू पे नहीं जाना है हमने। देन फोर्थ वन इज यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो स्टीरियोटाइप को क्या करें? और बढ़ावा दें। स्ट्रेथन कहा है ना, और मजबूत बनाए, तो स्टीरियोटाइप को आपको बढ़ावा देना है, उसको कम करना है। हमें तो स्टीरियोटाइप को बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है? कम करने की ज़रूरत है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? बेसिकली नो डाउट हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारी आज की इस वीडियो के अंदर सारे जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताते रहिए कि हमें और किस तरह के क्वेश्चंस को और किस तरह के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उसी तरीके से और अपनी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को और आगे बढ़ाएं और उसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।